हेलो एवरीवन, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समास। ठीक है, समास शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है छोटा करना या फिर उसका संक्षेप रूप बनाना। ठीक है, तो समास का काम ही यही है कि दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उसको वो संक्षेप करता है, उसको छोटा करता है, ताकि भाषा और भी प्रभावशाली और सुंदर दिख सके और हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक पदों या वाक्यांशों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। यानी जब हम दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं या पद होते हैं या वाक्यांश होते हैं, उसको जब हम संक्षेप रूप करते हैं तो जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसी को हम समास कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पे है देश के लिए भक्ति। ठीक है, या दो से अधिक पद या शब्द हैं या एक वाक्यांश हम कह सकते हैं। उसको हम यहाँ संक्षेप करके संक्षेप किया हमने, यानी छोटा उसका रूप बनाया है, देशभक्ति। ठीक है, उसी तरह है विद्या का आलय यानी विद्यालय। ठीक है, तो आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि क्या है समास। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या जरूरतें होती हैं, यानी क्या क्या इसमें रोल अदा करते हैं, कैसे ये संक्षेप रूप इसका बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समस्त पद और समासिक पद, ये दोनों लगभग एक ही है। ठीक है, यानी जब हम उसको संक्षेप रूप में लिखते हैं तो वही होता है आपका समासिक पद या फिर समस्त पद। ठीक है, अब इसको जब हम पहली अवस्था में ले आते हैं, यानी जब हम उसको अलग अलग पहली अवस्था में लिखते हैं, तब हम उसको बोलते हैं समास विग्रह, यानी उसको तोड़कर जब हम लिखा जाता है तब उसको हम बोलते हैं समास विग्रह। ठीक है, अब ये चीज है पूर्व पद और उत्तर पद, ये क्या कहलाता है? ये समस्त पद या समासिक पद में हमेशा दो पद होते हैं। ठीक है, पहला जो शब्द होता है या पद होता है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद। ठीक है, और जो दूसरा पद या शब्द होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, ये जो दो ही पदों के मेल से ये समास बनते हैं, यानी जब ये सारे जो वाक्यांश या पद होते हैं जब मिलकर वो समास बन जाते हैं, समस्त पद बन जाते हैं या समासिक पद बन जाते हैं, उसमें सिर्फ दो पद मुख्य होते हैं और उसी को हम पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा समास क्या है, इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण द्वारा आपने समझा। चलिए अब देखते हैं इसके भेद कितने हैं और उसके परिभाषाएं हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है द्विगु समास, जिसमें पूर्व पद जो पहला पद होता है वो होता है संख्यावाची विशेषण शब्द। तीसरा आपका होता है बहुब्रीहि समास, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। चौथा आपका है कर्मधारय समास, इसमें विशेष विशेषण उपमान और उपमेय का दोनों का संबंध होता है। पांचवा आपका है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और छठा आपका है 6 नंबर पे तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके, थोड़ा विस्तार से इसको पढ़ते हैं, इसके भेदों को। चलिए अभी एक एक समास का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहाँ पर पहला जो है आपका है अव्ययी भाव समास, जहाँ अव्यय शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि अव्यय से बनने वाले समास को ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पहला पद होता है, हमने वीडियो में पढ़ा कि पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, यानी पहला जो शब्द होता है वो पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा शब्द होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो सारे समास में लगभग यही बताना होता है कि कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व या फिर उत्तर। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आजीवन शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जो है अव्यय है, तो यहाँ पे आ जो आ है ये आपका प्रधान है और अव्यय भी है। ठीक है, दूसरा आपका है प्रतिदिन। ठीक है, यहाँ पे प्रति जो है आपका वो अव्यय है और प्रधान भी है। घड़ी घड़ी, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो दो एक ही साथ शब्द का प्रयोग होता है, वो भी अव्यय पद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि अव्ययी भाव समास, ठीक है, ये पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो शब्द होते हैं, अव्यय जो शब्द होते हैं, ज्यादातर वो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। यानी आपने आ भी पढ़ा होगा, उपसर्ग प्रति भी पढ़ा होगा।
ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ज्यादातर इसमें प्रयोग होते हैं प्रत्यय उपसर्ग का ही, ठीक है। उसी तरह आपका है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में जो पहला पद होता है यानी पूर्व पद होता है वो हमेशा संख्यावाची होता है या संख्यावाची ही यानी समूह का बोध कराता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का विशेषण शब्दों का वो समूह का बोध कराता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है चौराहा, ठीक है। तो चार राहों वाला या फिर चार राहों का समूह कह सकते हैं। पंजाब, पांच आबों का समूह यानी नदियों का समूह, ठीक है। शताब्दी, 100 वर्षों का समाहार, ठीक है। यहाँ पे समूह और समाहार ऐसे शब्दों का प्रयोग हम द्विगु समास में करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा समास। चलिए अब देखते हैं आगे का जो समास है। चलिए तीसरा नंबर पे है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास का जो परिभाषा है वो है कि इसमें दोनों पद प्रधान न होकर बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, ठीक है। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पद आपका मुख्य हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो समास होता है उसे बहुब्रीहि कहते हैं। उसके बाद है कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की विशेषता को बताते हैं, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि समास में होता है। उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो होता है वो विशेष और विशेषण, उपमान और उपमेय ये दोनों का संबंध बताता है, ठीक है। जैसे मान लिया आपने विशेष, आप जानते हैं क्या है कि संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं वो विशेष कहलाते हैं और जो उसकी विशेषता को बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। उसी तरह उपमान और उपमेय, ठीक है। उपमान किसी प्रसिद्ध वस्तु को कहते हैं जिससे तुलना की जाती है और उपमेय उसे कहते हैं जिससे उपमान की तुलना की जाए, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि नील कमल, ठीक है। यहाँ पे नीला आपका विशेष्य है और कमल आपका नहीं, नीला आपका है विशेषण और कमल आपका है विशेष्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विशेष और विशेषण का संबंध दिखाया जा रहा। महान है जो आत्मा, ठीक है। ये आत्मा जो आपका जो प्रसिद्ध चीजें है यानी उपमान हो गया और महानता वो जो है उपमेय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों का जहाँ पे संबंध होता है यानी विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का जो दोनों का संबंध है वो कर्मधारय समास में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन से समास है। चलिए अब देखते हैं पांचवा और छठवां समास कौन सा है। पांचवा समास है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास का मतलब जो दोनों पद बराबर होते हैं, ठीक है। यानी दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें और इसमें और या अथवा एवं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और जब हम इसका समास बना देते हैं, समासपद बना देते हैं तब इन शब्दों का जो है लोप हो जाता है या वो हट जाते हैं, ठीक है। जैसे माता और पिता, माता और पिता, चाय कॉफी, चाय या कॉफी, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि दोनों जो है ज्यादातर इसमें विलोम शब्दों का प्रयोग होता है या फिर जो शब्द ऐसे जो जोड़े में हम बोलते हैं ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है इसमें और जब हम उसको समासिक पद बनाते हैं या समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का इसमें लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, ठीक है। अब गंगा का जल, यहाँ पे का जो है कारक चिन्ह है। उसके बाद राह खर्च, राह के लिए, खर्च के लिए जो आपका है वो है कारक चिन्ह, ठीक है। तो कारक के आधार पर जो है इसके 6 भेद किए गए हैं। पहला आपका है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, फिर तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध और छठा आपका अधिकरण। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो मान लिया यहाँ कर्म है, तत्पुरुष है तो यहाँ कर्म कारक के जो चिन्ह होते हैं उसका इसमें प्रयोग होता है। करण तत्पुरुष है तो करण कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है। संप्रदान है तो संप्रदान कारक का होगा, अपादान है तो अपादान कारक का, संबंध है तो संबंध कारक का
अजगर है तो अजगर। इसको पहचानना आसान होता है क्योंकि ये जो कारक चिन्ह होते हैं वो उनका काम होता है कि जो वाक्य में या तो उनका संबंध क्रिया से बताना, ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताना होता है, तो इसको बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा सारे समास की परिभाषाएं और उसके हमने उदाहरण भी देखे, समास की परिभाषा हमने देखी। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।